दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट बैच के अंदर। आज हम केमिस्ट्री की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों की। जैसे अगर आपको चीनी को पानी में मिलाना है और नमक को पानी में मिलाना है और मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है या ठंडे पानी में, तो आप सभी जानते होंगे कि चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है और ठंडे पानी में देर से घुलती है। क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे तो ठंडे पानी में आसानी से घुलेगा या फिर गर्म पानी में? तो इसी तरह के क्वेश्चंस के जवाब आज इस लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, जिसका नाम है विलेयता। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे और आपको विलेयता को बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो ध्यान से देखें कि सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि ऊष्मा अवशोषित होनी है या ऊष्मा उत्सर्जन होना है। ये टॉपिक लासा तेलीय के नाम से संबंधित है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले देखेंगे विलयन के प्रकार, और विलयन के प्रकार में तीन तरह के विलयन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे: संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन। इन शब्दों का मतलब क्या है? देखिए, संतृप्त विलयन आप क्या समझते हैं संतृप्त शब्द से? आपने कभी भी किसी व्यक्ति को कहा होगा कि इस चीज को पाकर मैं संतृप्त हो गया। संतृप्त होने का मतलब हो गया वो फुलफिल हो गया है, उसके पास चीजें कम नहीं बची हुई हैं, उसके पास कंप्लीटली चीजें आ गई हैं। तो ठीक उसी तरह से विलयन में अगर संतृप्त विलयन की बात करें तो संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि अगर कोई कंटेनर में पानी भरा हुआ है और अगर इसमें आप चीनी घोलेंगे या नमक घोलेंगे, कुछ भी चीज घोलेंगे, तो स्टार्टिंग में वो घुलेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही हम चीनी को और ज्यादा घोलने का प्रयास करें तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि चीनी का घुलना पहले तो बहुत स्लोली स्लोली घुलती है, फिर थोड़ी देर बाद एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ चीनी का घुलना बंद हो जाता है। तो इसी शब्द को कह रहे हैं कि वो फुलफिल हो गया है। उसके कणों के बीच में जो जगह थी, पानी के कणों के बीच में क्या थी? जगह थी। वो जगह पूरी भर गई है और पूरी तरह से वो विलयन कंप्लीट हो गया है। तो यानी कि वो संतृप्त अवस्था आ गई है। तो उसी विलयन को हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। तो संतृप्त शब्द का मतलब समझ में आया होगा। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से किसी भी चीज का घुल जाना और अधिकतम घुल जाना। यानी कि विलयन में जो विलेय था, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लासेस में कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो हमने बात करी अगर विलेय अधिकतम मात्रा में घुल गया, तो जब अधिकतम मात्रा में विलेय घुल जाता है तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। और जब अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में घुलता है विलयन, अगर अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में घुलता है विलयन, तो उसे हम असंतृप्त विलयन, असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अति संतृप्त का मतलब है कि आपने उसको टेम्परेचर चेंज करके, क्या करके? तापमान को चेंज करके। देखिए जरा, टेम्परेचर को संतृप्त मात्रा से अधिक विलय घुला हुआ है, टेम्परेचर को बढ़ाकर एक अस्थिर अवस्था है। यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब तो उसमें चीजें घुली रहेंगी, और टेम्परेचर फिर से कम होगा तो फिर से वो घुलना बंद हो जाएगा, घुलना अलग निकल आएगी चीनी। तो ये एक असंतृप्त अनस्टेबल स्टेट है। इस विलयन को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। यानी कि मोस्टली अगर बेसिकली देखें सामान्यतः पर दो ही अवस्था आपको पाई जाएंगी, एक संतृप्त विलयन की और एक असंतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन का मतलब है जहां विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो। क्या मतलब है संतृप्त विलयन का? जहां विलय ज्यादा मात्रा में घुला हुआ। ज्यादा मतलब अधिकतम, मतलब सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं घुल सकता उस टेम्परेचर पर वो। यानी कि जिस विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो नोट्स बनाने का एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या क्लास 11, 12, नीट, जेई या आगे कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी करें भविष्य में कभी भी, तो नोट्स बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि नोट्स ऐसे बनाएं कि कम से कम जगह में, यानी कि नोट्स को ऐसे लिखना है कि कम से कम जगह में आपको टॉपिक को कवर करना है। कभी आप तैयारी करते हैं और आप ज्यादा जगह में नोट्स को भर लेते हैं, ज्यादा नोट्स बना लेते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटी किताबें, कापियां भर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दिक्कतें आती हैं फिर रिवीजन के टाइम पर। इसीलिए नोट्स को क्या बनाएंगे? शॉर्ट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं? शॉर्ट में चीजों को कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा कि संतृप्त विलयन अगर आपको लिखना है, कापी में दो तीन तरीके हो सकते हैं लिखने के संतृप्त विलयन को। तो संतृप्त विलयन की अगर परिभाषा अगर आपको लिखनी है, नोट्स बनाने हैं, तो कैसे लिखेंगे? जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो। संतृप्त विलयन मतलब
विलेय की अधिकतम मात्रा लिख के छोड़ दो उसको, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अधिकतम मात्रा घुली हो, ऐसे आप लिख के छोड़ देंगे, विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। संतृप्त विलयन का मतलब आप कितना लिखेंगे इसके में संतृप्त विलयन में कि विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, इतने ही लिखेंगे, केवल जितना हम बोल रहे हैं उतना ही, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा कॉपी भरेंगी, और ज्यादा कॉपी भरेगी तो लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करने में आपको दिक्कत आएगी। कम जगह में अगर आप लिखेंगे, कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो कम ज्यादा से ज्यादा बात को कम जगह पे लिखना ये सबसे अच्छा लेखन माना जाता है। इसीलिए आपको नोट्स बनाने के लिए आपको केवल ये देखना है कि टॉपिक है, उस टॉपिक को एक शब्द में ज्यादा से ज्यादा कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे हमने कहा संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसी को क्या कहते हैं हम संतृप्त विलयन। बहुत सारी किताबों में लिखा होगा बहुत सारी अनाप शनाप बातें, लेकिन आपको अनाप शनाप बातें कोई नहीं लिखनी है, केवल आपको समझना है चीजों को। और क्या लिखा हुआ है, विलेय की जिसमें अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम क्या कहते हैं संतृप्त विलयन, और अधिकतम मात्रा से कम मात्रा घुली हो यानी कि उसमें घुलने की और अधिक संभावना हो, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। नोट्स बनाना बहुत कठिन काम नहीं होता है, इसलिए आप उस बात को ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, आप केवल ध्यान दीजिए टॉपिक्स पर, समझने पर ध्यान दें। समझने के बाद आराम से अपनी कॉपी में वीडियो को स्टॉप करके आप लिख सकते हैं और उसी को आप नोट्स कहिएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, आगे टॉपिक्स में हमने बात की संतृप्त विलयन की और असंतृप्त विलयन की। देखिए बहुत ही रिलेटेड टॉपिक है, अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम, और वो टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी, विलेयता जिसे हम कहते हैं। तो क्या है हेडिंग, विलेयता। तो क्या होती है अगर विलेयता, विलेयता की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जिसे इंग्लिश में कहें कि ये सॉल्युबिलिटी, विलेयता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, विलेयता क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक संतृप्त विलयन की बात करी, क्या किसकी बात करी, संतृप्त विलयन की। बताओ क्या होता है संतृप्त विलयन, बताएं जरा, अपने मन में सोचें एक बार, क्या बताया हमने, संतृप्त विलयन क्या है। तो संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उसी अधिकतम मात्रा को, उसी अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता। तो ध्यान दें, दोनों परिभाषा एक जैसी है, केवल फर्क क्या है, समझने का फर्क है। आप समझिए, जिस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, उस पूरे विलयन को, जैसे ये विलयन है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, विलेय की क्या घुली है, अधिकतम मात्रा घुली है, अधिकतम मात्रा घुली है, इस विलयन में विलेय की क्या घुली हुई है, अधिकतम मात्रा घुली हुई है। तो इसे तो हम क्या कहेंगे, जिसकी अधिकतम मात्रा घुली है, इस विलयन को क्या कहते हैं, इस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। और इस अधिकतम मात्रा को, कितनी मात्रा घुली हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी कि विलेयता क्या है, जिस विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलयन में घुली होती है, उसी को अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं हम, उसी को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि संतृप्त विलयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता, संतृप्त विलयन की सांद्रता को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। संतृप्त विलयन की सांद्रता को क्या कहते हैं दोस्तों, विलेयता कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि जो दो डेफिनेशन है कोई सी भी आप लिख सकते हैं, कैसे ये संतृप्त विलयन की सांद्रता विलेयता हो गई, कैसे हो गई, ध्यान से दें। विलेय की अधिकतम मात्रा को हमने क्या कहा था, विलेयता कहा। अब विलेय की अधिकतम मात्रा किस विलयन के अंदर होती है, संतृप्त विलयन में। तो हमने कहा था संतृप्त विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी, यानी कि विलेय की जो सांद्रता होगी, वही को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन की सांद्रता को क्या कह देते हैं, विलेयता कह देते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, दोनों ही बातें एक ही हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, और उस अधिकतम मात्रा को क्या कह देते हैं हम, विलेयता कह देते हैं। अब बात आती है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। एक शब्द है प्रभावित करने वाले कारक। क्या आप समझते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक का क्या मतलब है, क्या आप जानते हैं कि प्रभावित करने वाले कारक शब्द से क्या लेना देना है। अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा कि प्रभावित करने वाले कारक का क्या मतलब है, कि कोई ऐसी चीज होगी जो उस विलेयता को बढ़ा सकती है, कोई ऐसी चीज होगी जो उस विलेयता को घटा सकती है। यानी कि अधिकतम मात्रा को बढ़ा सकती है कोई चीज, और कोई चीज ऐसी है जो अधिकतम मात्रा को घटा सकती है। तो क्या क्या चीजें ऐसी, तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जब क्लास स्टार्ट हुई तो हमने कहा कि चीनी जब कब ज्यादा घुलती है, जब उसमें चीनी जब कब ज्यादा घुलती है, जब उसमें गर्म करते हैं उसको, जब उसका ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ सकती है। तो क्या 100% ये बात सही है कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, ऐसा हमेशा जरूरी होता है क्या। तो ध्यान दें कि ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। इस बात के लिए अलग अलग फैक्टर यूज किए जाते हैं
कि कब विलेयता बढ़ेगी और कब घटेगी। जैसे इसमें इन्होंने लिख रखा है तापमान एक हेडिंग हो सकती है, एक दाब एक हेडिंग हो सकती है और प्रकृति एक हेडिंग हो सकती है। यानी कि दो चीजों को मिलाएंगे तो विलेयता बढ़ना और घटना प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, किस चीज को मिला रहे हैं आप। जैसे अगर तेल को पानी में मिलाएंगे तो क्या विलेयता ज्यादा होगी, क्या घुलेगा उसके अंदर, तो आप जानते हैं कि नहीं घुलेगा, यानी कि विलेयता घट जाएगी, उसकी बहुत कम होगी, यानी कि बेकार होगी उसकी विलेयता बिल्कुल। और दाब बढ़ाने की अगर हम बात करें, किसी ठोस पदार्थ को पानी में घोलेंगे, ठोस पदार्थ को ब्लैक के अंदर घोलेंगे तो क्या विलेयता के ऊपर दाब का कोई असर पड़ेगा, दाब बढ़ाने पर ठोस के ऊपर कोई चेंज आएगा। तो आप जानते हैं कि दाब बढ़ाने से ठोस में ज्यादातर चीजें चेंज नहीं होती है, इसीलिए दाब का ठोस पदार्थों के अंदर तो फैक्टर नहीं होगा। यानी कि मुख्यतः दो फैक्टर हमेशा काम जो आने वाले हैं, वो एक तापमान है और एक प्रकृति है। कौन कौन से हैं? तापमान और प्रकृति। यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता का पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आप ये मत समझिए कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों कह रहे हैं हम इस बात को, अभी हम स्पष्ट करते हैं, सिद्ध करते हैं इस बात को कि हमेशा ताप बढ़ाने पर विलेयता नहीं बढ़ती है, कभी घट भी सकती है। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इसको सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था उसका नाम था लासा तेली। लासा तेली। इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे, इसके नाम को बोलेंगे तो बड़ा अलग सा नाम है, और नाम भी देखो अलग तरीके से लिए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाती है। देखिए ली चैटलियर के नाम से इंग्लिश वाले पढ़ते हैं हम, और हिंदी वाले जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उसे लासा तेली पढ़ते हैं। देखिए नाम भी फर्क है, जैसे किसी का नाम अमन है तो हिंदी में कुछ और बोल रहे हैं और इंग्लिश में कुछ और बोल रहे हैं, ऐसे ये लासा तेली है। देखो बड़ा स्पेशल नाम है कि हिंदी में ऐसे लासा तेली पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम ली चैटलियर पढ़ रहे हैं। तो लासा तेली ने ये बताया कि ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ऐसा क्यों कह रहे थे वो, ऐसा कैसे कह रहे थे, तो आप समझते हैं कि ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दो अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दो तरह की अभिक्रियाएं हैं, क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ी थी, और आपको किसी ने बता दिया कि छेपी का मतलब निकलना और शोषी का मतलब ग्रहण करना। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा ग्रहण होती है। लेकिन बात इतने से खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप इतनी सी बात समझेंगे तो 10th वाली बात है, आपने क्या नया समझा। तो अब हम जो समझने वाले हैं वो कुछ स्पेशल समझने वाले हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में। हमने कहा कि अगर चीनी और पानी को हमने घोला तो ये एक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया का ऊष्मा शोषी होने का क्या मतलब होता है। देखिए ध्यान दें, चीनी अगर पानी में घोलेंगे आप, तो ये चीनी पानी में तभी घुलेगी जब इसको आप ऊष्मा देंगे। अगर आप ऊष्मा देंगे तो चीनी पानी में घुलेगी। अगर आप उसमें से ऊष्मा निकाल लेंगे, ले लेंगे उससे, तो वो चीनी पानी में नहीं घुलेगी। प्रकृति क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा ग्रहण करने पर ही घुलती हैं चीजें, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें से ऊष्मा निकालने के बाद वो अभिक्रिया होगी, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, ऊष्मा छेपी। जैसे हम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की बात करें, जैसे हम कैल्शियम क्लोराइड की बात कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की चूने की बात कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर सकते हैं। ये चारों चीजें ऐसी हैं जहां अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी है। यानी कि यहां से जब चीजों को घोलेंगे तो यहां से ऊष्मा निकलेगी। जैसे आप जानते हैं कि कलई को पानी में घोलते हैं तो बहुत धुआं धुआं सा हो जाता है, गर्म हो जाता है। एक बार हमने प्लास्टिक की बाल्टी में कलई को पानी में डाल दिया था, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। क्या हुआ, प्लास्टिक की बाल्टी वो गल गई। क्यों गल गई, क्योंकि वहां से ऊष्मा बहुत भयंकर रूप से निकली, क्योंकि उसको उसमें घुलना था। अगर चूने को पानी में घुलना है तो उसे 100% उसमें से ऊष्मा निकालनी पड़ेगी। अगर आप सोचें, अब इस बात को सोचें कि अगर चूने को पानी में घुलना है और आपने गर्म पानी में चूने को घुल दिया, क्या घुलेगा। जहां जरूरत थी ऊष्मा निकालने की, वहां आपने उसको ऊष्मा दे दी पानी को, तो क्या ऐसा संभव है। तो लासा तेली ने यही कहा कि जिस अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा देकर थोड़ी विलेयता बढ़ा सकते हैं आप। ताप बढ़ाकर विलेयता कैसे बढ़ जाएगी उन चीजों की जहां ऊष्मा निकलने की आवश्यकता है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का मतलब दोस्तों ऊष्मा का निकलना है। ऊष्मा का अगर निकलना है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, तो आप ऊष्मा देकर उसे अच्छा नहीं कर सकते, उसे ऊष्मा देकर अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं व्युत्क्रम रूप से, उल्टे रूप से प्रभावित होती हैं। यानी कि ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी और ऊष्मा शोषी में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाएगी। रटना नहीं है, समझना है चीजों को। ऊष्मा छेपी शब्द का मतलब है ऊष्मा का निकलना, और आप इसमें ऊष्मा देंगे नहीं। ये बात निश्चित है कि आप उसमें ऊष्मा दे नहीं सकते। अगर आप इसमें ऊष्मा देंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं वो होती हैं
जहां ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वो होती हैं कि जहां ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वो होती हैं जहां ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। यानी कि ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा बढ़ेगी नहीं, चीजों का घुलना हमेशा बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है। तो ऊष्माक्षेपी में घटेगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी, और ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। तो आगे और समझते हैं प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा। एनसीईआरटी की जब भी किताब पढ़ते हैं आप, तो एनसीईआरटी की किताब में सिंपल शब्दों में लिखा है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में घुलता है। यानी कि जो जैसी प्रकृति रखेगा वो वैसा ही चीजों में घुलेगा। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक, ध्रुवीयता और घुलनशीलता, यानी कि जो ध्रुवीय पदार्थ होंगे वो ध्रुवीय में घुलेंगे, और जो अध्रुवीय पदार्थ होंगे वो अध्रुवीय में घुलेंगे। जैसे हमने बात करी कि पानी है, अब हम पानी को किस में घोलेंगे? पानी को घोलेंगे, पानी में अगर कोई नमक घोल, जैसे NaCl को घोलेंगे NaCl, तो बहुत आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि ये ध्रुवीय पदार्थ है। आपने देखा ये ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, तो घुल रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तेल अध्रुवीय पदार्थ है, ये पानी में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुल रहा है? क्योंकि अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलता। यानी कि जो जैसा होता है, अगर आप देखेंगे कि दोस्ती भी उस स्टूडेंट के साथ ही होगी आपकी जो आपके जैसा होगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, तो आपको वही स्टूडेंट के साथ आपकी दोस्ती होगी जो खुद खेलना पसंद करते होंगे। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो आपकी दोस्ती उन्हीं स्टूडेंट के साथ में होगी जो ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से विलेन का असर होता है। विलेय और विलायक अगर एक जैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं तो घुल जाते हैं, और अध्रुवीय होते हैं तो घुलते नहीं है। यही फैक्टर आपको साबुन की सफाई प्रक्रिया में 10th क्लास में मिला था। साबुन की सफाई प्रक्रिया, एक शब्द होता है मिसेल का बनना, हाई स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो जब मिसेल बनती है, वो मिसेल बनने में दोनों ही पार्ट होता है साबुन में, एक ध्रुवीय भी और अध्रुवीय। इसीलिए वो साबुन जो है वो पानी में भी घुल जाता है, और गंदगी के साथ भी, गंदगी को भी घोल लेता है कपड़े से, क्योंकि साबुन में दोनों ही पार्ट होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। यानी कि आप इस बात से समझ सकते हैं कि ध्रुवीय में घुलता है और अध्रुवीय में घुलता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार समराइज करते हैं पूरे लेक्चर को, तो ध्यान से देखेंगे। हमने विलेयता की बात करी, उससे पहले हमने बात करी कि विलयन के 3 प्रकार थे, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। तो हमने कहा संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें विलेय की कम मात्रा घुली हो, घुल सकता है। और उसमें अतिसंतृप्त एक अनस्टेबल स्टेट है, जो अस्थायी अवस्था है, जो केवल ताप बढ़ाकर ही प्राप्त की जाएगी। ताप बढ़ाकर विलेयता से अधिक चीजें आप प्राप्त कर लेंगे तो उसे अतिसंतृप्त विलयन कहेंगे। आगे हमने बात करी विलेयता क्या होती है, तो विलेयता हमने बात करी कि जो संतृप्त विलयन होता है उसमें जो विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, उस विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेय की अधिकतम मात्रा को दोस्तों क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। विलेयता के को प्रभावित करने वाले कारक की हमने फिर बात करी है। उसमें हमने बात करी कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का असर है। ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में विलेयता घट जाती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में विलेयता बढ़ जाती है। इसका सीधा सा फैक्टर यह था कि ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि जहां से ऊष्मा निकले। ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है? जहां से ऊष्मा निकले, और आप ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा दे नहीं सकते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब जहां ऊष्मा चाहिए, और आप ऐसी अभिक्रिया में ऊष्मा देंगे तो वो उसके लिए बहुत फायदे की बात होगी। और दूसरी बात हमने लास्ट में बात करी कि जो पदार्थ ध्रुवीय होते हैं वो ध्रुवीय पदार्थों में घुलते हैं, जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थों में घुलते हैं। तो थैंक यू आप सभी के लिए, वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे लोगों को फायदा मिले। इसी तरह से हम लेक्चर लेके आते रहेंगे आपके लिए। अगर आप पूरी साल आप लेक्चरों के साथ जुड़ते रहेंगे, 20-22 मिनट से ज्यादा की वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, केवल आप 20-22 मिनट दीजिए हमें, और उसी 20-22 मिनट में आपको पूरी केमिस्ट्री के कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। तो धन्यवाद।